नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हम जो आर्थिक भूगोल के प्रश्न पत्र 2022-23 पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमने 80 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है। ठीक है, उनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिया है। तो आशा करते हैं कि आप उन्हें नोट डाउन कर भी रहे होंगे और उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम 81 क्वेश्चन से। और आज हम 2023 के प्रश्न पत्र को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन इसके पूरे हो जाएं। ठीक है दोस्तों, 81 नंबर का क्वेश्चन है कि पेडाल्फर मिट्टी में निहित है। यानी कि जो पेडाल्फर मिट्टी होती है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर है। यानी पेडाल्फर मिट्टी में मिट्टी तो होती है, जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ इसमें एल्युमिनियम और फेरम के तत्व पाए जाते हैं। ये आपकी पेडाल्फर मिट्टी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। इसके बाद 82 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, और दोस्तों प्राकृतिक चीज़ें वे होती हैं जिनमें मानव का कोई रोल नहीं है, यानी मानव की कोई भूमिका नहीं है। प्राकृतिक जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जल, वायु, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इन सब में देख सकते हैं कि जो कोयला है, मानव कोयले का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करता है। पेट्रोलियम का उपयोग करके भी ऊर्जा प्राप्त करता है। जो आपकी एटॉमिक एनर्जी यानी कि जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनका उपयोग करके भी मानव ऊर्जा प्राप्त करता है। लेकिन जो दोस्तों सूर्य है, सूर्य से हमें डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो आपका है सूर्य। ठीक है, और सूर्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के साथ जो इसका सौर मंडल है उसमें आपके 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं और वो कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके 8 ग्रह हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं उनको ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक संगठन बनाया गया था 2015 में, ISA यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस, ये बनाया गया था। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पे बनाया गया था? तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं PM मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन, क्या नाम है, एक एमेनुअल मैक्रोन, इनकी सिफारिश पर यह संगठन बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पर? गुड़गांव हरियाणा इसका मुख्यालय है। और एकमात्र ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है किससे? यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है आपकी वो किससे संबंधित है? तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो फसलों के अत्यधिक उत्पादन से संबंधित है। और कौन कौन सी फसलें प्रमुखतः? तो वो हैं आपकी गेहूँ और चावल। यानी गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित है आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं कि हरित क्रांति के जो जनक हैं, या आप इन्हें पिता कह सकते हो, विश्व में कौन है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक या पिता कौन है? तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलाग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलाग उनका नाम है। ठीक है, और हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1960 में। किस देश से?
तो हुई थी मैक्सिको। क्या नाम है देश का? मैक्सिको से हुई थी। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति के जनक या पिता आपको पता चल गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। ठीक है, ये तो बात हो गई विश्व की कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। लेकिन भारत में अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ है। एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक थे भारत में। तो हरित क्रांति के जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 और 68 में हुई थी। और विश्व में कब हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। यानी जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। कब? 1970 में। ठीक है दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स, हिंदी और शांति। तो हिंदी मतलब साहित्य, तो शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को मिला था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जब बताया था आपको तो 2 क्षेत्र बताए थे, एक ग्रांड बैंक और दूसरा डॉगर बैंक। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका अमेरिका है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, बीच में आपका कौन सा महासागर भरा हुआ है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी हिस्से में यहाँ पर आपका पड़ता है डॉगर बैंक। क्या नाम है इसका? ये डॉगर बैंक है आपका। और जो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है इसका नाम है आपका ग्रैंड बैंक। ठीक है, तो इनकी आपको लोकेशन भी याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर है आपका अटलांटिक महासागर, यानी ग्रैंड बैंक और डॉगर बैंक दोनों अटलांटिक महासागर में पड़ते हैं। और ये किससे संबंधित हैं? तो मछली उत्पादन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो आपको बताया गया है कई बार कि 5 महासागर हैं पृथ्वी में। पहले नंबर पर प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है, चौथे नंबर पर आपका आर्कटिक महासागर है और 5वें नंबर पर दक्षिणी महासागर है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है कि पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो पिट्सबर्ग क्लीवलैंड जो क्षेत्र है ये आपका पड़ता है ये प्रसिद्ध जो है वो लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है यूएसए का जो ग्रेट लेक्स क्षेत्र है वहाँ पर पड़ता है। ग्रेट लेक्स आपको बताई गई थी 5 हैं, वो कौन कौन सी हैं? इसको हमने 5 ग्रेट लेक्स को बताया था होम स्ट्रिक्स से, आपको याद होगा, एस से ह्यूरन, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर। ये झीलें थी और ये आपके पिट्सबर्ग क्लीवलैंड इसी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है जो कि परिभाषा है कि आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। ये किसने परिभाषित किया है? ठीक है, तो इसका जो दोस्तों लगभग जो सही आंसर है, लगभग में बता रहे हैं आपका, ये कन्फर्म नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा जहाँ बुक से मिले।
ये परिभाषा जो दी है वो मर्फी ने दी है। ठीक है। इसके बाद 87 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राथमिक व्यवसाय निम्न में से कौन सा है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको बता दें कि इंसान अपना जीवन यापन करने के लिए 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। ठीक है। तो उसमें से आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक क्रिया में किसे शामिल करेंगे, जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो जो मछली पकड़ना है दोस्तों, ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया में शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ जो आपका कृषि है, ये भी प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। खनन, मुर्गी पालन, लकड़ी काटना, ये सब आपकी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। इसके बाद प्राथमिक स्कूल में पढ़ाना, यानी कौन पढ़ाएगा, तो आपका टीचर पढ़ाएगा। और टीचर क्या दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है वो आपका किस में आएगा, तो दूसरे नंबर यानी द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आएगा। ठीक है। और सेवाओं में टीचर के अलावा जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है, परिवहन हो गया, बैंकिंग क्षेत्र हो गया, बीमा क्षेत्र हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब द्वितीयक के अंतर्गत आते हैं। जैसे ट्रैक्टर चलाना, ये भी आपका द्वितीयक है क्योंकि परिवहन से संबंधित है। ग्रामीण बाजार में फुटकर बिक्री, ये मार्केट भी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो ये भी आपका द्वितीयक में ही आएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कृषि प्रदेशों का सर्वाधिक मान्य सीमांकन किसका है, यानी विश्व को कृषि प्रदेशों में किसने सबसे पहले बांटा था। तो ये बांटा था डॉक्टर डी विटिल्सी महोदय ने बांटा था। और डी विटिल्सी यूएसए के थे, ये भी आपको याद रखना है, ये अमेरिका के थे डी विटिल्सी। तो इन्होंने विश्व को 1936 में 5 आधारों पर कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था, तो 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था। तो ये आपको याद रखना है। तो 3-4 चीज़ें आपको पता चली कि विश्व को कृषि प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किसने किया, तो डी विटिल्सी ने। और ये कहाँ के थे, ये यूएसए के थे। कब बांटा इन्होंने, 1936 में। कितने आधारों पर, तो 5 आधारों पर। और कितने प्रदेशों में बांटा था, तो वो 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 89 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के किस विषय की शाखा है। ठीक है। आपको दोस्तों बताया गया था कि जो आपकी ज्योग्राफी है उसकी 2 प्रधान शाखाएं हैं, एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, एक आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत प्राकृतिक चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे आपका जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव व्यवहार से संबंधित विज्ञान आते हैं आपके, जैसे जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ठीक है, नगरीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये सब किस में आते हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर है, यानी आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है। ठीक है। इसके बाद है कि आर्थिक भूगोल कैसा विषय है। आर्थिक भूगोल कैसा विषय है, यानी व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो दोस्तों जो आपका आर्थिक भूगोल है वो गतिशील विषय है, यानी डायनेमिक है। ठीक है। दोस्तों आज के समय में जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो सभी गतिशील हैं। गतिशील होने का मतलब है, गतिशील का मतलब क्या होता है, गतिशील होने का मतलब है कि इनकी चिंतन, इनके उपागम, इनकी तकनीक आदि में लगातार परिवर्तन होता रहता है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, उनके चिंतन और उपागम हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा गतिशील होता है। ठीक है। तो सही आंसर इसका गतिशील है, यानी कि 2 नंबर। इसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है कि कृषि प्रदेशों का अध्ययन किस तथ्य पर आधारित है। तो जो कृषि प्रदेशों का अध्ययन है दोस्तों,
जब हम कृषि प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हम वर्षा की मात्रा को भी देखते हैं, धरातलीय दशाओं को भी देखते हैं और तापमान को भी देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है उपर्युक्त सभी। इसके अंतर्गत जलवायु को भी देखते हैं, तकनीक, किस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी देखते हैं, सिंचाई की क्या व्यवस्था है इनको भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके कृषि प्रदेशों के अंतर्गत देखी जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी फसल बागाती कृषि से संबंधित नहीं है, यानी कौन सी ऐसी जो कृषि है प्लांटेशन एग्रीकल्चर नहीं है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब है दोस्तों कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको एक बाग लगा करके पैदा की जाती हैं। ठीक है, तो जो बागाती कृषि होती है उसके अंतर्गत रबड़ भी शामिल है, चाय के भी बड़े बड़े बागान होते हैं, कॉफ़ी के भी बड़े बड़े बागान होते हैं, लेकिन कपास आपकी बागाती कृषि नहीं है। यानी रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है, केला भी आपका इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, बागाती कृषि हैं, लेकिन कपास आपकी बागाती कृषि नहीं है। दोस्तों बागानों में जो कृषि होती है उनका एक ही उद्देश्य होता है लाभ कमाना, उन्हें डायरेक्ट मार्केट में बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण का स्तर जानने के लिए मापनीय तत्वों का प्रयोग किन विद्वानों ने किया था। ठीक है, तो औद्योगिकरण का स्तर जानने के लिए मापनीय तत्वों का जो प्रयोग किया था वो किया था थॉम्पसन और स्टैंडी गियर ने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। इसके बाद 94 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रक फार्मिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों ट्रक फार्मिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई ये नगर है, ठीक है, और ये ग्रामीण क्षेत्र है, इसे आप अर्बन लिख देते हैं, अर्बन मतलब नगरी, ये आपका रूरल क्षेत्र है यानी ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, जो सब्जियों की पैदावार होती है वो ग्रामीण क्षेत्र में होती है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र से जो सब्जियां पैदा होती हैं उनको बेचा किस में जाता है, मार्केट में, और मार्केट आपको कहाँ मिलती है, वो नगरीय क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, और आपको पता है कि सब्जियां जल्दी खराब होने वाली कृषि होती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जल्दी खराब होने वाली सब्जियां हैं उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों से भर करके उन्हें नगरीय क्षेत्रों में बेच दिया जाता है। और किस में भर के बेचा जाता है, ट्रकों में भर भर के लाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सब्जी का उत्पादन ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 95 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव की आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल है। तो दोस्तों मानव की आर्थिक क्रियाओं में मत्स्य पालन, खनन, उद्योग, ये सभी शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद वकील, डॉक्टर, टीचर, परिवहन जो यानी जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो भी सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वान थ्यूनेन ने स्थानीयकरण सिद्धांत, कौन सा स्थानीयकरण सिद्धांत था, कृषि अवस्थिति या स्थानीयकरण सिद्धांत, दोनों एक ही चीज़ें हैं, में कैसे क्षेत्र की कल्पना की थी। तो दोस्तों वान थ्यूनेन महोदय ने अपने स्थानीयकरण सिद्धांत में बाजार क्षेत्र की कल्पना की थी, यानी मार्केट एरिया की कल्पना की थी। ठीक है, और वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत कब दिया था, तो वो 1826 में दिया था, और ये थे कहाँ के, तो जर्मनी के थे। इनका सिद्धांत किस पर आधारित था, तो तुलनात्मक लाभ पर आधारित था, और इन्होंने किसी नगर के चारों ओर कितनी पेटियाँ बताई थी, तो वो 6 पेटियाँ बताई थी। उनको आपको रिवीजन करते हुए चलना है। ठीक है,
इसके बाद है कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सबसे अधिक चावल होता है। क्यों? क्योंकि चावल को टेम्परेचर भी प्लस में चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और रेनफॉल यानी वर्षा भी बहुत ज़्यादा चाहिए। आपने सुना होगा कि चावल की कृषि जब की जाती है तो चावल के खेतों में पानी भरा ही रहता है हमेशा। तो जाहिर सी बात है हम ऐसे क्षेत्र में कृषि करेंगे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा होती कहाँ है, तो वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में ही होती है। ठीक है। चावल उत्पादित करने वाला प्रथम देश यानी पहले नंबर पे कौन सा है, तो चीन है। दूसरे नंबर पर आपका भारत है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम भारत देश में बात करें कि प्रथम राज्य जो सबसे अधिक चावल उत्पादित करता है, तो वो आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। और भारत में धान का कटोरा या चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो वो पंजाब को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं, तो वो कहते हैं हम कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व की रोटी की टोकरी किस क्षेत्र को कहा जाता है, यानी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किस क्षेत्र को कहते हैं। तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों प्रेरी क्षेत्र को कहते हैं, प्रेरी प्रदेश को। ठीक है, प्रेरी प्रदेश को कहते हैं। और प्रेरी आपको पता है कि एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। हमने घास के मैदान आपको दो प्रकार के बताए थे, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो प्रेरी जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि कहाँ पे किस देश में है, यूएसए में। स्टेपीज भी आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि कहाँ पर है, यूरेशिया में। यानी यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया। ठीक है। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि मिलता है आपका अफ्रीका में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रभावी होता है। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी उद्योग लाभ के आधार पर लगाए जाते हैं, यानी उद्योग लगाने का एक ही पर्पज होता है या उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो हम कोई भी उद्योग ऐसे स्थान पर लगाएंगे जहाँ पे सबसे अधिक लाभ प्राप्त हो। और लाभ हमें कब प्राप्त होगा, जब हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं जो उसमें लागत हमारी कम आए। और लागत कब कम आएगी, जब हमें उस चीज़ का उत्पादन करने के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो आसानी से मिल जाएं। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कच्ची सामग्री भी चाहिए होती है, शक्ति के साधन भी इम्पोर्टेंट है, बाजार और श्रम भी उपलब्ध होना चाहिए, पूंजी और परिवहन भी उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी। ठीक है। इसके बाद 100वें नंबर का क्वेश्चन है कि लोहा इस्पात उद्योग में कौन सा शक्ति का साधन सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। यानी जो स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री में जो मशीनें लगी होती हैं उनको चलाने के लिए ऊर्जा का कौन सा साधन सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका कोयला। ठीक है। आपको याद रखना है कि भारत में जो 67% जो बिजली आपके घरों तक आ रही है वो कोयले से ही प्राप्त होती है। ठीक है। और कोयले से जो बिजली प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं ताप विद्युत। ताप विद्युत यानी कि थर्मल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने जो 2022 और 23 का आपका आर्थिक भूगोल का पेपर है उसके जो 100 प्रश्न थे उनको हमने अच्छे से डिटेल वाइज एक्सप्लेन करते हुए हल किया है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपने नोट डाउन किया होगा और आने वाले पेपर के समय आप इन सब चीज़ों का रिवीजन करते हुए चलेंगे।
बार बार इन वीडियो को देखेंगे ताकि आपको आसानी हो याद करने में, ठीक है। और दोस्तों ये इस पेपर का जो PDF है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप इसे खुद से भी हल कर सकते हो, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि कैसे प्रश्न आपके आते हैं और इन्हें आपको हल कैसे करना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।